बात है। एक बड़े से शहर के एक छोटे से घर में रूही नाम की एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन पीहू के साथ रहती थी, जिनकी माँ की मौत एक महामारी के चलते हो गई थी और अब वो लोग अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी और उनके पिता ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। इसी वजह से उनकी सौतेली माँ उनके पास घर का बहुत सारा काम करवाती और हमेशा उन्हें तंग करती। सुन बे, कहाँ चली गई? चल आके मेरे पैर दबा दे। और खाना कब बनेगा? हाँ बस आ रही हूँ और खाना बना के मैंने पहले ही रख दिया है। हाँ वो सब तो ठीक है, अब आके मेरे पैर दबा। और अगर खाने में नमक मिर्च कम हुआ ना तो खाना फिर से बनना पड़ेगा, समझी? बस इसी तरह से वो दोनों माँ बेटी उन दोनों को तंग करते रहते और एक शर्त पर वो उसकी छोटी बहन को पढ़ा भी रहे थे कि अगर बड़ी बहन घर का काम करेगी तो ही छोटी पढ़ पाएगी, वरना वो उसे पढ़ाने से भी इनकार कर देंगे। और तो और उन दोनों बहनों को अच्छा खाना तक नहीं देते थे और अगर कभी गलती से उन्होंने उनकी सौतेली बहन के लिए लाया हुआ खाना खा लिया तो उन्हें बहुत ज्यादा सजा मिलती थी। हाँ मम्मी, मेरी चॉकलेट किसी ने खा ली, अभी तो लाई थी, अभी तो यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? अरे और कौन होगा? यही छोटी कागड़ी होगी, इसी ने खाई होगी सारी चॉकलेट। क्यों बे, कहाँ गई? सारी चॉकलेट खा के छुप गई क्या? छोटी बच्ची है, माफ कर दीजिए माँ, अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। क्या हमेशा नहीं करेगी और होनी भी नहीं चाहिए, समझे? वरना अगली बार ऐसी सजा मिलेगी कि याद रखोगी। ऐसे ही एक दिन जब छोटी सी पीहू ने बहुत ज़्यादा भूख लगने के कारण अपनी सौतेली बहन के लिए लाया हुआ पिज्ज़ा खा लिया, तब उसकी माँ भड़क उठी। माँ देखो, आज फिर से इस छोटी कागड़ी ने मेरा पिज्ज़ा खा लिया। अरे यार, कितने अच्छे से मंगवाया था, कितना मन था मेरा खाने का। अरे बेटा उदास मत हो, रुक, अभी इन दोनों को देखती हूँ, ऐसी सजा दूंगी इस बार तो कि इसकी नानी याद आ जाएगी और हमेशा के लिए याद रखेगी। और फिर रात होते ही उन दोनों की सौतेली माँ उन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। इतनी काली अंधेरी रात में वो बेचारी बहुत घबरा जाती है और उन्हें कुछ भी खाने को ही नहीं देती और ना ही कोई कपड़े देती है। बस एक छोटा सा टेडी बियर जो कि पीहू का फेवरेट था उसे फेंक के दे देती है। हे भगवान, अब हम दोनों कहाँ जाएं? हम दोनों गरीब बेचारी बहनें, हम पे थोड़ी तो दया कीजिए। माँ तुम सुन रही हो? हमारी बात सुन लो, हमारी मदद करो माँ। और फिर जब कोई भी रास्ता नहीं दिखता तो वो लोग जंगल की तरफ जाने लगती है और वहाँ जंगल में एक नदी के किनारे एक छोटे से कटे हुए पेड़ के ऊपर ही सो जाती है कि तभी ऊपर से रानी परी अपनी ड्रेस में लगाने के लिए तारे लेने के लिए आई होती है, जो कि ऊपर से बादलों से उन्हें देखती है और उन्हें देखकर उन्हें उन पे दया आ जाती है। अरे बेचारी बच्चियाँ कितनी प्यारी हैं, ये यहाँ क्यों सो रही होंगी? मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। फिर ऐसा कहकर रानी परी उन दोनों को सीधे परी लोग के पास में जो एक जगह होती है जहाँ पर वो सब लोगों की हेल्प करती है वहाँ पर ले जाती है। अरे ये हम कहाँ आ गए बहन? परेशान मत हो लड़कियों, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए ही लाई हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी समस्या का हल दूंगी। रानी परी जी, हमारी माँ तो हमें छोड़कर चली गई और सौतेली माँ ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएं? अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो तुम्हें एक घर चाहिए, पर उसके लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। अरे हाँ, ये टेडी बियर। ऐसा कहकर जैसे ही रानी परी एक दूसरी जगह पर जाती है और अपना हाथ जैसे ही हवा में घुमाती है, एक चमकदार रोशनी के साथ वहाँ पर एक टेडी बियर का बड़ा सा घर बन जाता है। ये लो, ये एक जादुई टेडी बियर का घर है। इसमें तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और अगर तुम चाहो तो इससे काफ़ी सारे टेडी बियर्स भी निकाल सकती हो। और ये तुम्हें काफ़ी सारे नए कपड़े और नई खाने की चीज़ें भी देगा। और फिर वो दोनों उस जादुई टेडी बियर के घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर सब कुछ जादुई टेडी बियर से बना हुआ होता है और अंदर जाते ही उन लोगों के कपड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं। दीदी मुझे भूख लगी है। रुको, मैं कुछ देखती हूँ अगर यहाँ पर कुछ खाना हो तो। ऐसा कहकर वो जादुई फ्रिज के पास चली जाती है जो कि पूरा टेडी बियर से बना हुआ होता है और उसमें बहुत सारा खाना भरा हुआ होता है, जैसे कि समोसे, पानी पूरी, कचौरी, ढोकला, पिज्ज़ा। देखो दीदी, जादुई टेडी बियर का बेड। और फिर वो लोग अपने जादुई टेडी बियर के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और बड़ी बहन रूही एक टेडी बियर की दुकान भी खोल लेती है और छोटी बहन परियों के ही स्कूल में पढ़ने लगती है।
फिर ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी हंसी खुशी बीतने लगी। महादेव नगर नाम के गांव में एक प्यारी सी लेकिन गरीब सी लड़की रहती थी जिसका नाम था सुहानी। जोगी अपनी बीमार छोटी बहन रितु और अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी, जिसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। रितु, कितनी बार तुझसे कहा है कि बाहर खेलने मत जाया कर, ऐसे कूद कूद के मत खेला कर, तो मानती क्यों नहीं? हाँ, अरे कोई बात नहीं, डांट क्यों रही है बच्ची को, रहने दे। क्या रहने दे दादी, तुम्ही ने इसको बिगाड़ रखा है, पता है ना फिर इसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर भी दरअसल रितु बेचारी इतनी सी उम्र में एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, जिसके कारण उसे हमेशा दवाइयों पर ही रहना पड़ता था। और सुहानी बेचारी पास ही की मिठाई की एक दुकान में काम करके अपना घर का खर्चा मुश्किल से चला पाती थी और रितु की दवाइयों का खर्चा भी करती थी। भले ही वो लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। वो जब भी किसी को मुसीबत में देखती उनकी मदद जरूर किया करती थी। अरे ये क्या, इस बार तो सारा पैसा, सारी की सारी पगार इस राशन में ही खर्च हो गई। अब इस रितु की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं बचे। हे भगवान, क्या करूं? देखती हूँ, अगर राम प्रसाद सेठ जी इस बार पैसे दे दे तो रितु की दवाई ले लूँ, फिर बाद में अपनी पगार से चुका दूंगी। ऐसा कहकर वो फिर से हलवाई की दुकान पर जाने लगती है जहाँ पर वो काम करती थी। तभी रास्ते में उसे वही डॉक्टर साहब मिल जाते हैं जो रितु का इलाज कर रहे थे। अरे सुहानी, अच्छा है तुम मुझे यहीं पे मिल गए, मैं वैसे भी तुम्हारे ही पास आ रहा था। मेरे पास? पर क्यों डॉक्टर साहब? और क्या बात है, इस बार तुम रितु की दवाई लेने नहीं आई? और एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है, ध्यान से सुनना। क्या डॉक्टर साहब? कि रितु की तबीयत अब ज्यादा खराब होने लगी है, हमें उसका जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दवाइयों से काम नहीं चल सकता, उसकी हालत बिगड़ रही है। बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं ऑपरेशन करवा सकूं? वैसे कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन में? पूरे 2 लाख रुपए, पर तुम्हारी हालत देखते हुए मैं 50,000 कम करवा दूंगा। पर फिर भी तुम्हें 2 लाख की बजाय 1.5 लाख तो देने पड़ेंगे। 1.5 लाख रुपए? हे भगवान, मुझ गरीब के पास इतने सारे रुपए कहाँ से आएंगे डॉक्टर साहब? खैर, फिर भी देखती हूँ, बात करती हूँ अपने सेठ जी से, अगर इंतजाम हो सकता है तो। आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर ही लूंगी। और डॉक्टर से ऐसे बात करके वो अपनी मिठाई की दुकान जहाँ पर वो काम करती थी वहाँ पर चली जाती है और फिर अपने सेठ जी से पैसों के लिए बात करने लगती है। सेठ जी, मुझे मेरी बहन के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? मैं बाद में आपको लौटा दूंगी पक्का। क्या 1.5 लाख रुपए? अरे तेरी माँ यहाँ छोड़ के गई थी क्या? बिल्कुल नहीं, कोई पैसा नहीं मिलने वाले, समझी? इतनी पगार मिलती है, इतना बहुत है। ऐसा कहकर सेठ जी उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती कर वहाँ से चले जाते हैं और वो बेचारी निराश होकर गांव में सरपंच जी के घर चली जाती है। क्या हुई मियाँ, क्यों इधर को आई तुम? और इस सरपंच के घर का रास्ता कैसे भटक गई मियाँ? दरअसल सरपंच जी, मुझे अपनी बहन के इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा आप ही से ले लूं, फिर मैं आपको पक्का लौटा दूंगी। और अगर ये अगर मगर क्या मियाँ, अगर नहीं लौटा पाई तो वसूल करना मेरे को अच्छे से आता मियाँ। नहीं सरपंच जी, मैं पक्का पैसे लौटा दूंगी, और अगर नहीं लौटा पाई तो आपके खेतों में काम कर कर के सारा पैसा आपका चुका दूंगी, बट प्लीज़ मुझे फ़िलहाल 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। फिर वो वहाँ से 1.5 लाख रुपए ले लेती है और जाकर डॉक्टर साहब को दे देती है और उसकी छोटी बहन रितु बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसे लेकर वो घर पर आ जाती है और सरपंच जी के पैसे लौटाने के लिए शहर जाने के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे उसे कुछ काम मिलेगा। अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह होते ही शहर के लिए निकल जाऊंगी। देखो दादी कैसे खेल रही है, अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और आप इसका ख्याल रखना। मैं शहर जा रही हूँ, यहाँ पर तो यही छोटा मोटा काम कर पाऊंगी, जिससे इतने पैसे तो बिल्कुल जमा नहीं हो पाएंगे, इसीलिए शहर जाके देखती हूँ, अगर कोई काम मिल जाता है तो। आप अपना और इसका ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बेटिया, बिल्कुल ख्याल रखूंगी। और फिर सुहानी वहाँ से शहर के लिए निकल जाती है और गांव के बीच में पड़ने वाले बड़े से जंगल के पास से होकर जाने लगती है कि तभी रास्ते में चलते चलते वहाँ पर बारिश होने लगती है और उस बेचारी को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ता है, और इतने घने जंगल में रुककर उसे डर भी लगने लगता है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी होना था, अब कैसे जा पाऊंगी, मैं भी जंगल में फंस गई। वो ऐसा कह ही रही होती है और अपनी समस्याएं बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है, और परी के आते ही बारिश थोड़ी कम हो जाती है। तुम्हारा नाम क्या है लड़की?
तुम्हारी मैंने सारी बातें सुनी और तुम्हारी सारी बातें सुन के मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अरे अरे परी, क्या आप सच में परी है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? और मेरा नाम सुहानी है, और अगर आप सच में मेरी मदद कर सकती है तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। हाँ, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं परी लोक में रहती हूँ। तो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दरअसल मुझे पृथ्वी लोक की बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब भी बारिश का मौसम होता है तब मैं यहाँ पे फिरने आ जाती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो फिर रही थी तभी मुझे तुम दिखाई दी। तो आप किस तरह से मेरी मदद करेंगी परी जी? मैं तुम्हें जादुई सोने के केक घर का रास्ता बताऊंगी जो कि बादलों के भी ऊपर है और उस तक जाने के लिए एक सोने की सीढ़ी है जो कि मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। पर याद रखना, वहाँ जाने के लिए सच्चा दिल होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, जो मुझे पता है कि तुम्हारे पास है। क्या सच में परी जी? थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मुझे वो रास्ता बता दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। फिर परी बादलों के बीच छुपी सोनहरी सीढ़ी का रास्ता उसे बता देती है जिसके ऊपर था सोने का जादुई केक घर। और फिर सुहानी अपनी दादी और छोटी बहन को लेने के लिए वापस से गांव चली जाती है और गांव में चलते चलते उसे रात हो जाती है। और रात को जब वो घर पर पहुंचती है तब उस जादुई सोने के केक घर और परी के बारे में अपनी दादी और छोटी बहन को बता रही होती है। तभी बबीता नाम की एक लालची लड़की उसकी खिड़की से सब कुछ सुन लेती है। ओह, तो इसकी मदद परी ने की है, तो इसकी मदद अब की है तो मेरी भी कर ही देगी और थोड़ा बहुत नाटक तो मैं कर ही लूँगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर सुहानी अपनी दादी और छोटी बहन को लेकर केक घर के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर जाकर उसे दिखता है कि एक बहुत बड़ा सुनहरा सोने का चमचमाता केक घर वहाँ पर बादलों के ऊपर है। आ गए तुम लोग, अच्छे दिल वालों का यहाँ पर हमेशा वेलकम है। मैं एक जादुई सोने का केक घर हूँ जहाँ पे तुम्हारी हर विश, हर इच्छा पूरी होगी। क्या सच में यहाँ पर हर इच्छा पूरी होगी? हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर आकर तो देखो। और फिर वो तीनों उस जादुई सोने के केक घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सब कुछ जादुई सोने के केक का बना हुआ होता है। और अंदर जाते ही वो लोग वहाँ की अलग अलग जगहों को देखने लगते हैं और उनके कपड़े भी अचानक से बदल जाते हैं। अरे अरे दीदी, ये देखो सोने का सोफा, और ये देखो मेरी ये ड्रेस कैसे अचानक से बदल गई है, कितनी नई और सुंदर है ये तो। अरे हाँ हाँ हाँ, देख रितु, मेरी ड्रेस भी एकदम डिफरेंट लग रही है। और यहाँ देख, सारा सोने के केक का खाना है, सोने का फ्रिज भी है, देख। अरे बिटिया, मेरी भी साड़ी बदल गई है। एक तरफ ये लोग अपने जादुई सोने के घर में खुश थे तो वहीं दूसरी तरफ बबीता जंगल में उसी जगह पर खड़ी रह गई थी जहाँ पर उसने सुना था कि वहाँ पर परी आई थी और वो परी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामा करने के पूरे मूड में थी। अरे ये परी की बच्ची आई क्यों नहीं अभी तक? अगर ये नहीं आई टाइम पे तो मेरे सारे आंसू वेस्ट हो जाएंगे। वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है और वो ड्रामेबाज आंसू बहाती हुई परी से झूठ बोलने लगती है। अरे परी जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। आप ही अब मेरी समस्या का इलाज बताइए। मेरा तो घर भी चला गया और मेरी तो बहन भी बहुत बीमार है, अब मैं क्या करूं? अरे अरे, रोना बंद करो, ऐसे रोते नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई चांदी के केक घर के बारे में बता सकती हूँ जो तुम्हारी समस्याओं को हल कर देगा। क्या? चांदी का घर? नहीं मतलब ठीक है, पर ऐसा अजीब नहीं लग रहा। चांदी का घर? I mean, आपने सुहानी को तो सोने का केक घर दिया था और मुझे ऐसे चांदी का केक घर? मतलब ऐसे थोड़ा। उसकी ऐसी बातें सुनकर परी को उस पर शक हो जाता है और वो उसे शरारती सबक सिखाने वाले चांदी के केक घर के पास ही भेज देती है जिसमें रहती थी एक दुष्ट जादूगरनी जो कि सबको सबक सिखाती थी। चलो, चांदी तो चांदी, मुझे क्या, कुछ नहीं तो ऊपर चल के थोड़े से बोरे भर के चांदी तो मिल ही जाएगा।
फिर वो चांदी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बादलों के ऊपर चांदी के केक घर के पास पहुंच जाती है, जहां पर चांदी का केक बोलने लगता है, आ गई लालची लड़की, अब इसे सबक सिखाएंगे, अब मजा आएगा। फिर वो चांदी के केक घर के अंदर चली जाती है, जहां पर अंदर जाते ही उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। डोरमेट जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उस पे उसके पैर जल जाते हैं और वो उछल कर साइड आ जाती है। हे भगवान, ये कैसा वेलकम है। और इसी तरह से उस चांदी के केक घर में मौजूद जादूगरनी उसे हर एक तरह से सबक सिखाने लगती है। जैसे कि जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है तो वो एक सोफे पर बैठती है, लेकिन सोफे उसे गुस्से से गिरा देते हैं। जब उसे भूख लगती है तब वो फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में से काफ़ी सारी मिर्चियाँ निकल कर उसे गुस्से से देखने लगती है और वो डर जाती है। और जब रात को वो थक जाती है तब सोने के लिए पलंग पे जाती है, पर तभी वहाँ पे जादूगरनी आ जाती है जो कि उससे लगभग 4 गुना बड़ी थी। देख रही है लालची लड़की, हाँ ये पलंग मेरा है, इतने बड़े पलंग पे तू चढ़ भी नहीं पाएगी, समझी। और फिर वो बेचारी कूद कूद कर पलंग पर चढ़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इतनी मेहनत करने की वजह से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो सोने की सीढ़ियों के पास खड़ी थी, जहाँ पर परी भी थी और सुहानी भी थी। अरे परी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। अब मैं अपने ही घर से खुश हूँ, क्या आप मुझे वहाँ पे भेज सकती हैं? आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर याद रखना अगली बार से कभी भी लालच मत करना और तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बबीता वहाँ से भाग के फिर से अपने पुराने घर पर चली जाती है और सुहानी और उसका पूरा परिवार सोने के जादुई केक के घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहने लगता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।